हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमरजेंसी प्रोविजन के पार्ट 1 कंप्लीट किया था, तो आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे चीज़ें जो भी रहेगा वो सारे इंक्लूड कर दिया मैंने। होप करता हूँ कि आप सभी को क्लासेस समझ में आ रहा होगा। क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप में जाके भी आप पूछ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के चैनल में, आज के क्लास में कोई अगर नए हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सेशंस। और लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो उसमें जो भी हो गया तो उसको भी पहले थोड़ा कुछ रिविजन्स कर लेते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 18 में आता है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर क्या होते हैं? उनके पास चले जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कंट्रोल में, स्टेट क्या होता है? सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, सारे डिसीजन, सारे लॉज सेंटर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो बन जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिटरी में क्या होता है? सेंटर हमेशा कंप्लीट पावरफुल, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर के पास चला जाता है। लेकिन फेडरल में क्या होता है? डिविजन्स और पावर होता है। ठीक है, तो जब इमरजेंसी प्रोविजन होता है तो हम लोगों के यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है? यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद वो सेंटर के जो भी डिसीजंस हो, सेंटर के जो लॉज हो वो फॉलो करते हैं। ठीक है, यही याद रखना कि नॉर्मल टाइम में कौन से स्ट्रक्चर रहता है, यूनिटरी कब बनता है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल था? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में क्या है? वार, एक्सटर्नल एग्रेशंस। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशंस, फिर आर्म्ड रेविलियन। ठीक है, तो इसमें क्या है? आर्टिकल 352 में भी दो डिविजन्स किया गया था, एक इंटरनल इमरजेंसी और एक था एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी में क्या इंक्लूड किया गया था? इंटरनल इमरजेंसी में क्या था? आर्म्ड रेविलियन। ठीक है, और इससे पहले आर्म्ड रेविलियन से पहले कौन से टर्म था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करते थे? इमरजेंसी लगा देते थे, तो इसको चेंज करके आर्म्ड रेविलियन का नाम रख दिया। ठीक है, फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या क्या था? वॉर और वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशंस। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशंस। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 356। तो ये जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आर्टिकल 356 याद रखना, इसमें -4 कर देना और +4 कर देना, तो आर्टिकल 352 आ जाता है और आर्टिकल 360 आ जाता है, जो कि तीनों क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस के आर्टिकल्स है। ठीक है, तो आर्टिकल 356 में क्या आता है? प्रेसिडेंट रूल, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर होता है उनका, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो किसमें गवर्नर जो है स्टेट का एजेंट होता है, सेंटर का एजेंट होता है, वो स्टेट सेंटर को इन्फॉर्म करेगा, तभी इसको प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल ऐसे एक वेपन है जिसको बहुत बार मिसयूज किया गया है, और शायद जो भी पावर में है, जो भी पावर में होता है, वो सारे हमेशा जो पावर होता है उसका मिसयूज एक तरह ना एक तरह करते आ रहे हैं। ठीक है, दिखाई दिया या नहीं दिया, जो जिसने किया उसको पता है कि पावर का मिसयूज किस किसने किया। ठीक है, तो एक हाईलाइटेड जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था आर्टिकल 1975 का गवर्नमेंट था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तभी कैबिनेट विदाउट परमिशन ऑफ द कैबिनेट दे उन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को फोन करके बोल दिया कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तभी लगा दिया। कोई ना कैबिनेट के अप्रूवल था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। अभी क्या होगा? उसमें अमेंडमेंट के बाद इसको 30 अमेंडमेंट से उसको डिलीट करके फिर नए अमेंडमेंट लाके उसको फिर सारे चीज़ें स्ट्रक्चर में रख दिया। ठीक है, ताकि इसका जो पावर है
इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर प्रेसिडेंट रूल का वो उसको मिसयूज ना कर सके। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 में क्या है, सिंपल चीजें है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, जिसमें अभी तक आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है, जब हम लोगों का 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाला था, ताकि जब तब का फाइनेंस मिनिस्ट्री हम लोगों का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तभी इसको एलपीजी रिफॉर्म्स लाया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लाते लाते मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते होते बच गया। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर था। चलिए फिर आज के जो सेशन से जो प्रेसिडेंट रूल है उससे स्टार्ट करते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी देखेंगे, और इसका क्रिटिसिज्म क्या है, कौन से आर्टिकल में आता है, इसका डिफरेंसेस क्या है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा पहले एक जस्ट ले लेते हैं, बाकी स्लाइड से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये अभी तक बहुत बार लग चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव होता है, स्टेट का लेजिस्लेटिव जो होता है वो क्या होता है, वो सस्पेंड होता है। ठीक है, ना कि डिसमिस्ड होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो डिसमिस्ड होता है, वो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का एक ही मतलब था कि जो भी गवर्नमेंट रूलिंग में आता है, सेंटर में आता है, तो स्टेट में अगर उसका पार्टी नहीं है तो जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट रूल अगर लगा दिया, तो अगर एग्जीक्यूटिव को हटा दिया तो उनके जो पार्टी है, उनके जो गवर्नमेंट बनने का मतलब सोच है, वो बनने का जो आप कह सकते हो श्योरिटी है, वो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट रूल लगा के फिर ये सारे बहुत बार कर चुका है बहुत पार्टी ने। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट 1977 में जब इलेक्शन में हार गया था, तो कौन आया, जनता पार्टी आया था। ठीक है, जनता पार्टी ने क्या किया, 9 स्टेट में अपना इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी प्रोविजंस लगा के, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा के सारे गवर्नमेंट को हटाया, फिर अपना गवर्नमेंट लाया। फिर उसके बाद 1980 में क्या किया, कांग्रेस गवर्नमेंट जब फिर से रूलिंग में आया, तो फिर से वही चीज़ें दोहराया। ठीक है, 9 स्टेट से फिर उनके जो दूसरे गवर्नमेंट थे उसको हटा के, इमरजेंसी प्रोविजन लगा के हटा के, फिर क्या किया, अपने गवर्नमेंट स्टेब्लिश किया, अपने जो पार्टी है उसको लाया। तो ये सारे मिसयूज बहुत बार हो चुके हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इंडिया में सब हर स्टेट में एक बार, मिनिमम एक बार इमरजेंसी या फिर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट रूल लगा है। लेकिन एक्सेप्ट कौन से स्टेट, सिटी, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ठीक है, ये 2 स्टेट के अलावा सारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो ये याद रखना कि कौन से स्टेट में, और मैक्सिमम कौन से स्टेट में लगा, मणिपुर। ठीक है, अभी तक मणिपुर हाईएस्ट में है, उसमें 10 बार लग चुका है। और मिनिमम दिल्ली एंड JNK है, जम्मू एंड कश्मीर JNK, उसमें 1 बार लगा है। और सेकंड में मणिपुर के बाद सेकंड में यूपी आता है, उसमें 9 बार लगा है। ठीक है, और असम के लोगों के लिए न्यूज़ है कि असम में अभी तक 4 बार लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, और फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट में लगा, फर्स्ट टाइम पंजाब में। तो हमेशा चीज़ें जो मैं बताता आ रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, ताकि ये जो शॉर्ट नोट होता है यही सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को जब अगर आप लोग खुद से ये सारे लिख लेते हो, तो एग्जाम के टाइम में ये अगर रिविजन करके जा रहे हो तो आपको ही फायदा होता है। ठीक है, चलिए फिर स्लाइड से सीखते हैं। तो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशंस, आर्टिकल 355 क्या कहते हैं कि ये ड्यूटी है सेंटर का, कि इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन द सेंटर to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitutions or not। ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इन द स्टेट, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, और इसको पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। ठीक है, अगर ये आर्टिकल 355 क्या सेंटर का ड्यूटी होता है कि स्टेट का जो प्रोविजंस है वो अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहा है कि नहीं एवरी स्टेट का,
तो वो आर्टिकल 350 में आता है ड्यूटी ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो आर्टिकल अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल के और दो नाम है, एक होता है स्टेट इमरजेंसी और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो तीनों चीजें हमेशा दिमाग में रखना, ताकि अगर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में लिखा ना रहे, अगर स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लिखा रहे तो आपको मतलब दिक्कत ना हो समझने में। कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज को पढ़ के जाते हैं, फिर वो नहीं आया तो मतलब टेंशन में आ जाता है कि ये होगा कि नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे तरीके से रीड कर लेना कि प्रेसिडेंट रूल को भी स्टेट इमरजेंसी भी कहता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड, दो ग्राउंड पे, एक होता है आर्टिकल 356 और एक होता है आर्टिकल 365। तो 356 में क्या होता है, 356 में प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं, empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। मतलब वो अगर satisfied, जो भी satisfied हो, मतलब अगर गवर्नर ना भी उनको बोले, अगर गवर्नर इन्फॉर्म ना भी करे सेंटर को या फिर प्रेसिडेंट को, तब भी उनको अगर लग रहा है तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 360 में क्या है, सेज दैट व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर, अगर स्टेट फेल करता है सेंटर के डायरेक्शंस मानने में, सेंटर के जो लॉस है वो मानने में, इट विल बी लॉफुल for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions। तो प्रेसिडेंट रूल वो होल्ड करता है सारे पावर और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजंस था। तो इसका अप्रूवल क्या क्या है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है, ड्यूरेशंस कितना तक है। तो इसका प्रोक्लेमेशन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, ठीक है, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो हम लोगों ने जब नेशनल इमरजेंसी देखा था तो वो कितने मंथ था, वो 1 मंथ था, ठीक है। और 1 मंथ था, पहले 2 मंथ था, फिर 1 मंथ किया गया था, लेकिन इसमें 2 मंथ ही है। और अगर लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा नहीं है पावर में, तो लोकसभा पावर में आते ही 30 डेज के अंदर ही उसको लाया जाएगा, ठीक है। तो इफ अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल्स कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, ठीक है। ये 3 years याद रखना। और ये जो 3 years मैंने बताया, अभी 3 years के बारे में बताया, इसको चेंज किया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजंस टू पुट रेस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 year। तो मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कितना साल तक लगा सकते हैं, बियॉन्ड 1 year के बाद नहीं लगा सकते, ठीक है। तो thus it is provided that beyond 1 year president rule can be extended by 6 months at a time only when the following 2 conditions। मतलब पहले जो था वो 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकता था, उसके बाद अगर एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है, तो 6 मंथ में अप्रूव करना होगा दोनों हाउस से। लेकिन इसमें क्या, फिर 1 साल कर दिया, 1 साल के बाद अगर आप लगा रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ में आप अप्रूव करना पड़ेगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो डज इट प्रोवाइडेड दैट बियॉन्ड 1 year द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट ए टाइम ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 conditions, 2 कंडीशन पे फॉलो होगा। अगर ये बियॉन्ड 1 year जा रहा है तो इसमें ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशंस। जो नेशनल इमरजेंसी है वो ऑपरेशन में है इन होल ऑफ इंडिया, मतलब सारे इंडिया में, और एनी पार्ट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो अगर नेशनल इमरजेंसी सारे इंडिया में है या फिर कोई एक स्टेट में है या फिर कोई स्टेट के कोई पार्ट में है, तो ये फॉलो होगा प्रेसिडेंट रूल। और अगर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करते हैं कि दैट जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज, कोई डिफिकल्टीज के वजह से जो जनरल इलेक्शन से लेजिस्लेटिव असेंबली का वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तभी इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट। तो रिवोक कौन करता है,
तो ये सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ये सारे कहाँ से उठ के आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है, यहीं से आता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा कि ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय पार्लियामेंट, मे बी रिवोक्ड बाय हाउस ऑफ द पीपल, मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना और हाईलाइट करके रखना कि प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट अ टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट के अप्रूवल के जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट खुद ही इसको रिवोक कर सकता है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या क्या है। तो प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेस, प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। तो प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होते हैं, ठीक है, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। तो हमेशा याद रखना जो लेजिस्लेटिव पावर होता है, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया था, तो लेजिस्लेटिव पावर गोज टू पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, गोज टू पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। किसके पास जाता है लेजिस्लेटिव पावर? सब लोग कहेगा कि प्रेसिडेंट रूल लगा है तो प्रेसिडेंट ही करेगा, नहीं, लेजिस्लेटिव पावर गोज टू पार्लियामेंट, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। प्रेसिडेंट जब लेजिस्लेटिव पावर रहता है वो पार्लियामेंट के पास जाता है। तो ही कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है वो उनके पास होता है, ठीक है। ही कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर के पावर एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, जो भी है उनके पास चले जाते हैं। तो ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। देखा, पावर स्टेट लेजिस्लेचर का जो कौन एक्सरसाइज करते हैं? पार्लियामेंट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। जो भी उनको लगे नेसेसरी स्टेप्स, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग एनी बॉडी एनी अथॉरिटी, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज हो रहा है तब प्रेसिडेंट क्या करेगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेसिडेंट के बिहाफ में स्टेट गवर्नर क्या करेगा? स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन कैरीज आगे बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजरी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर कोई एडवाइजर्स अपॉइंट करते हैं तो उनके साथ स्टेट गवर्नर जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज पॉपुलर नोन एज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ये प्रेसिडेंट रूल है। Further, the president either suspend or dissolve the state legislative assembly. The parliament passes the state legislative bill and state budget. तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसिडेंट सस्पेंड और डिसॉल्व कर रहा है तो डिसॉल्व तो नहीं होगा, सस्पेंड ही होगा। तो अगर सस्पेंड कर रहा है तो मैंने पहले ही बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड होता है और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? डिसमिस्ड होता है। तो सस्पेंड जब हो जाता है तब जो भी लॉ होता है, जो भी स्टेट बजट होता है, बिल्स होता है, वो कौन पास करेगा? पार्लियामेंट पास करेगा। ये सारे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, ये ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ना। तो व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज द सस्पेंडेड और डिसॉल्व, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंडेड और डिसॉल्व हो जाने से क्या होगा? द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। पार्लियामेंट अगर मतलब लेजिस्लेचर अगर सस्पेंड और डिसॉल्व हो जाता है तो पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉ। कोई भी लॉ बना रहे स्टेट के लिए तो वो पार्लियामेंट बनाएगा, या फिर प्रेसिडेंट कोई अथॉरिटी को अगर अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं फॉर दिस रिगार्ड, ठीक है। पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशंस, पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशंस प्रेसिडेंट or any other specified authority can make laws conferring power and imposing duties on the center or its officers and authorities, ठीक है।
तो द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन expenditure from the state consolidated fund pending its sanction by parliament, and the president can promulgate when the parliament is not in session ordinances for the governance in the state. अगर parliament session में ना हो तो president क्या करेगा, ordinances पास करेगा आर्टिकल 123, और गवर्नर के पास कौन से आर्टिकल में आता है ordinances, आर्टिकल 213, ये सारे आर्टिकल याद रखना, ठीक है. It should be noted here that the president cannot assume to himself the power vested in the concerned state high court or suspend the provisions of the constitution relating to it. स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसका कोई भी सस्पेंशन नहीं होता है, कोई प्रोविजन सस्पेंड नहीं होता है. इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस, status, powers and functions of the concerned state high court remain same even during the present rule. कोई भी कुछ नहीं होता, स्टेट हाई कोर्ट जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है. उसमें प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज करा तो स्टेट हाई कोर्ट का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है. तो होप कर तो आपको समझ में आ गया. तो कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप में जाके पूछ सकते हो, प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है, डाउट हो तो. क्योंकि डाउट को अगर क्लियरिटी नहीं मिलेगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा. तो ये देख लेना कि कंपेयरिंग नेशनल इमरजेंसी विद प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी का कंपेरिजन आप एक बार देख लेना कि नेशनल इमरजेंसी कब लगता है, एक्सटर्नल वार एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के जब होता है तभी. और प्रेसिडेंट रूल जब लगता है कब, स्टेट अगर कोई स्टेट कैन नॉट कैरीड ऑन इट्स अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब लगता है. और नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंटिन्यू करते हैं उनके फंक्शंस, लेकिन सेंटर से कोई भी अगर सजेशन आ रहा है तो उसको फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. लेकिन स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डिसमिस्ड होता है और स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड और डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है. ये सारे अच्छे से पढ़ लेना. तो ये सारे देख लेना कि इसमें क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, प्रेसिडेंट के टाइम में क्या होता है, ठीक है. ये बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है. तो नेक्स्ट आता है यूज ऑफ आर्टिकल 356. आर्टिकल 356. तो सिंस 1950 प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड मोर देन 125 ओकेजन्स, 125 बार, उससे ज़्यादा भी यूज किया गया है प्रेसिडेंट रूल को. दैट इज ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम नेशनल जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज कहाँ किया गया था, पंजाब में, इन 1951 में. बाय नाउ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव बीन ब्रॉट अंडर द प्रेसिडेंट रूल्स वंस और ट्वाइस और मोर, कि अभी तक हर जो भी स्टेट है उसमें एक बार 2 बार बहुत बार लग गया है प्रेसिडेंट रूल. लेकिन मैंने बताया कि सिटी छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना पे अभी तक नहीं लगा है, ठीक है. द जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड टू द लोकसभा इन 1977 आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी. जैसे मैंने बताया कि जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना रूलिंग कांग्रेस, जो रूलिंग पार्टी थे कांग्रेस, वो लॉस्ट हुआ, ठीक है. जनता पार्टी केम इनटू पावर, तभी उन्होंने क्या किया, न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट थे, ठीक है. उन्होंने इम्पोज किया प्रेसिडेंट रूल 9 स्टेट में. फिर 9 स्टेट में ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट असेंबलीज इज इन दोज स्टेट नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड विशेस द इलेक्टोरेट. तो कांग्रेस पार्टी है इम्पोज करके फिर अपना जो पार्टी है वो पावर में लाया. फिर अब 1980 में जब कांग्रेस पार्टी रूलिंग पावर में आया, फिर उन्होंने सेम किया, इन डिड द सेम इन 9 स्टेट ऑन द सेम ग्राउंड. सेम उन्होंने जो जनता गवर्नमेंट ने किया, जनता पार्टी ने किया, वही दोहराया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है. यही मतलब जो पावर होता है उसको मिसयूज करता आ रहा है और होगा भी, ठीक है. ये सारे था, ठीक है. 1992 में प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 3 बीजेपी रूल स्टेट, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बाय कांग्रेस पार्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सिंसियरली द बैन इम्पोज ऑन सेंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. ये सारे होता रहेगा, ठीक है. तो डॉक्टर बी.आर. जब ये जो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ला रहा था, तो ये बहुत लोगों ने क्या बोला था कि इसका मिसयूज होगा, ये अगर मिसयूज होता तो क्या होगा.
ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहा था, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो उन्होंने बताया था कि अगर ये ना लाए तो अच्छा ही होगा, ये लाएंगे तो मिसयूज होगा, कोई मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तभी बी आर अम्बेडकर ने एक रिप्लाई किया था, while replying to critics of these provisions of the Constituent Assembly, hoped that the drastic power conferred by Article 356 would remain in dead letter, ठीक है। डेड लेटर का मतलब लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब तक, मतलब कोई जैसे यहाँ पे बोल दे कि एंड वुड बी यूज्ड ओनली एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही ऑब्जर्व, कि जब तक मतलब लास्ट रिजल्ट तक कोई मतलब चारा नहीं बचेगा तभी इसको यूज किया जाएगा। लेकिन क्या हो गया, अभी तो वही हो रहा है जो होना चाहिए था। However, the subsequent events show that what was hoped to be a dead letter of the constitution has turned to be a deadly weapon against a number of state government and the state legislative assembly, ठीक है। तो डेड लेटर के हिसाब से इसको रखा गया था, और इसको डेड लेटर से कन्वर्ट करके क्या बना दिया, डेडली वेपन, ठीक है, एक वेपन की तरह यूज कर रहा है इसको, ठीक है। डेड लेटर को खत्म करके ये डेडली वेपन बना दिया। तो यही था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जो होप था, अपने जो ऑब्जर्व था, उससे बोला कि इसको डेड लेटर या फिर लास्ट रिजल्ट तक इसको रखना चाहिए, तभी उसके बाद अगर नहीं हो रहा तभी इसको यूज किया जाएगा। इसको तो अभी फिर क्या ये है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। चलिए फिर सभी को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, कहाँ गलत हो रहा है कहीं सही हो रहा है, कोई अपने मतलब से नहीं है, सब एडजस्ट करके चलता है, ठीक है। एडजस्ट करके नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत खुद के ऊपर आता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सब में आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू देखा है, ठीक है, आगे पीछे जितने भी आर्टिकल से जुडिशियल रिव्यू आता है, क्या इसमें भी जुडिशियल रिव्यू आएगा, क्या हम लोग जो इमरजेंसी प्रोविजंस लगाते हैं उसमें भी जुडिशियल रिव्यू है। तो 38th Amendment Act of 1975 made the satisfactions of the President in invoking Article 356 final and conclusive, which could not be challenged in any court or any ground। इस अमेंडमेंट से बोला गया था कि आर्टिकल 356 कोई किसी भी ग्राउंड में किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, हमेशा याद करके रखना। पहले तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, इन सभी में सबसे ज्यादा चीजें अंदर रहता है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में, ठीक है। फिर इसको रखा गया था, इसको डिलीट करके फिर बोला गया था सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं हो सकता, वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, ठीक है। तो ये केसेस भी याद रखना कि कौन से केस में आया था। फिर बोम्बे केस में 1994 में द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस हैव बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। क्या होगा, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग क्या है, प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फर्स्ट पॉइंट में ही बोला गया कि ये जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। ये एसआई बोम्बे केस 1994 में। केसेस याद रखना कि केसेस फॉलो करेगा कि बोम्बे केस कौन से साल में आया था, बोम्बे केस 1996, 1994, ठीक है, ये सारे। फिर केशवानंद भारती केस वो कौन से साल में आया था, ये मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है। ये सारे केसेस हमेशा याद करके रखना, या फिर आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, एक एक लाइन का शॉर्ट नोट, या फिर आप इसमें से देखना कि बहुत लोग क्या करते हैं, इसी को मतलब शॉर्ट नोट बना के इसी को मतलब लक्ष्मीकांत को दूसरा लक्ष्मीकांत बनाते हैं, ऐसा मत करना। सिर्फ जो भी पॉइंट होता है ना, जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट एक्ट हो, ठीक है, बोम्बे केस हो, केशवानंद भारती केस हो, ठीक है, ये सारे सरकारिया कमीशन हो, ये सारे कब आया था, क्या आया था, कौन से आर्टिकल में आया था, सारे किस लिए आया था, ये या नोट करना। सारे जो भी लाइन है लाइन टू लाइन रट्टा मत मारना, या फिर उठा भी नोट भी मत करना, ठीक है, वो तो लक्ष्मीकांत में है ही। द सेकंड में क्या है, द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल, द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इफ इट इज बेस्ड ऑन इररिलेवेंट,
ठीक है। अगर ये इरिलेवेंट और एक्स्ट्राजीनियस ग्राउंड हो तो इसको क्या कर देगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा, ठीक है। जो भी आप अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए, ना कि अगर इरिलेवेंट हो, अगर एक्स्ट्राजीनियस ग्राउंड हो और इफ इट इज फाउंड टू बी मालाफाइड और परवेसिव, इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, ठीक है, कोर्ट। फिर आएगा बर्डन लाइज। अगर जब बर्डन मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो बर्डन किस पे आएगा, सेंटर पे आएगा, टू प्रूव दैट रिलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट टू जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, कि सेंटर को प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो लगा रहे हो वो जस्टिफाई प्रेसिडेंट रूल है और रिलेवेंट मटेरियल में लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना लगा लोगे। तो द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट्स एडुकेसी, बट इट कैन सी वेदर इट इज रिलेवेंट टू द एक्शंस। तो वो करेक्ट नहीं करने जाएगा, वो देखेगा कि ये रिलेवेंट है कि नहीं, ठीक है। If the court holds the presidential proclamations to be unconstitutional and invalid, it has the power to restore the dismissed state government or and revive the state legislative assembly if it is suspended or dissolved. अगर कोर्ट देखेगा कि जो भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है तो क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट था वो अगर डिसमिस कर दिया है या फिर सस्पेंड कर दिया तो उसको रिवाइव करेगा, वो फिर से पावर में आ सकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके स्टेट गवर्नमेंट का हटा दिया फिर उसको उनकी जगह दूसरे गवर्नमेंट लाया, तो ऐसा नहीं। अगर कोर्ट देखेगा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है, उसको जो भी गवर्नमेंट को अब डिसमिस किया था तो उनको फिर से पावर में लाएगा, ठीक है, रिवाइव करेगा और रिस्टोर भी करेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली should be dissolved only after the parliament has approved the presidential proclamations. Until such approval is given, the president can only suspend, ठीक है, suspend the assembly. In case of parliament fail to approve the proclamations, assembly would be reactivated. अगर जो भी आप लगा रहे हो स्टेट असेंबली should be dissolve कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो रहा है ना, अगर वो हो रहा है, अगर इसको फिर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, फेल कर रहे हो प्रूफ करने में, तो जो भी आप डिसमिस हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट वो फिर रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकुलरिज्म is one of the basic feature of the constitution. Hence the state government pursuing anti-secular politics is liable to action under 356. अगर कोई स्टेट एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो लाइबल है आर्टिकल 356 में, ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस of the state of the legislative assembly should be decided on the floor of the house and until that is done by the ministry should not be unseated, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लूज कर रहा है कॉन्फिडेंस लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उनको जब तक मिनिस्ट्री मतलब आप दूसरा मौका नहीं दे रहे हो अपना जो फ्लो आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस लाने में, तो उसमें नहीं लगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है वेयर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम पावर एट द सेंटर इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट। की कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंटर में आ रहा है अलग दूसरा और स्टेट में दूसरा और कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको डिसमिस कर दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड द पावर अंडर आर्टिकल 356 इज एन एक्सेप्शनल पावर एंड should be used only occasionally to meet the requirements of the special situation। सारे चीज़ें बता के रख दिया, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कर सकते, पहले जैसे कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, तो टाइम के हिसाब से जो भी चीज़ें गलत हो रहा है उसको चेंज कर सके, सुधार कर सके, ठीक है। तो केसेस ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज, केस जो प्रॉपर यूज और इम्प्रॉपर यूज है वो देखेंगे, कैसे प्रॉपर यूज होता है, कैसे इम्प्रॉपर यूज होना चाहिए। तो सरकारिया कमीशन याद रखना, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बताया था 1988 को, तो ये भी पूछ सकता है कि सरकारिया कमीशन, ये पूछा भी गया था, ठीक है। ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन 1965 में आया था, सरकारिया कमीशन 1998 में आया था। ये सारे कमीशंस को पूछते हैं कि मैच द फॉलोइंग कौन से कमीशंस कब आया था, तो साल याद रखना
और कौन से साल में कौन से कमीशन आया था, वो किस लिए आया था, सरकारी कमीशन रिलेटेड टू स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे आया था। ये मतलब ये सेंटर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कमीशन के ऊपर पूछने में, तो हमेशा याद रखना। और जो भी ईपीएफओ के लिए देख रहा है तो इस मेरा ये क्लास में इससे भी आप देख सकते हो, इसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि ये अलग है, आप मेरे जो कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी है कंप्लीट सारे एग्जाम्स के लिए है। आप यहाँ से पढ़ाई करके जाओगे, शॉर्ट नोट बनाओगे, लक्ष्मी में पढ़ोगे, हर एग्जाम में बैठो उसमें से आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सरकारी कमीशंस, द सुप्रीम कोर्ट इन बोमाई केस enlisted the situation where the exercise of power under article 356 could be proper or improper। तो पहले प्रॉपर देख लेते हैं। तो प्रॉपर क्या क्या है, मतलब प्रॉपर तरीके से, मतलब जेन्युइन तरीके से जो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से कैसे होता है। तो पहले है हंग असेंबली। हंग असेंबली मतलब वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शंस, एक जनरल इलेक्शन के बाद टू द असेंबली नो पार्टी सिक्योर्स अ मेजोरिटी, ठीक है, कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रहा है, मतलब 100 सीट है उसमें से कोई पार्टी 51 सीट नहीं ला पा रहा है, ठीक है, मेजोरिटी 50-50 नहीं होता, 51 सीट जो भी ला रहा है वो मेजोरिटी कहलाएगी, ठीक है। तो 50 सीट नहीं ला पा रहा है तो उसको हंग असेंबली करेगा, तभी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है। वेयर द पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोalition मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली। कोई पार्टी, ठीक है, मेजोरिटी मतलब लाना, जैसे मान लो कोई पार्टी अगर इलेक्शन जीत के आया, ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब पार्टी के अंदर भी बहुत क्लैश होता है कि मुझे मिनिस्ट्री बनना है, मुझे मिनिस्ट्री बनना है, अगर उसमें भी मतलब क्लैश हो रहा है, अगर डिक्लाइन कर रहा है कि मेजोरिटी नहीं ला पाएगा, मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है अगर उनको लगे कि कोalition मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म, मतलब अगर एक पार्टी अगर मेजोरिटी फॉर्म नहीं करेगा बोल रहा है, अगर जो भी दूसरा पार्टी है, जैसे दिल्ली में एक बार क्या हुआ, बीजेपी ने इलेक्शन जीता था, ठीक है, तो उन्होंने क्या रहा था कि हम लोग गवर्नमेंट मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म करेगा, तभी कांग्रेस ने क्या बोला, आम आदमी पार्टी को आप फॉर्म कीजिए अलायंस बना के, ठीक है, तो दोनों का अलायंस बना के उन्होंने मेजोरिटी लाया और क्या करा कि गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, तो ये प्रॉपर हो गया। अगर इसमें क्या होगा, अगर बीजेपी नहीं फॉर्म कर रहा तो प्रेसिडेंट रूल लग गया, तभी इसको इम्प्रॉपर कहेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नर जो कि है, बाकी जो भी पार्टी जीत के है उनको बोला तो उन्होंने मेजोरिटी शो किया, ठीक है, ऐसे होता है। तो वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी इज विलिंग और एबल टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली। अगर कोई पार्टी रिजाइन करते हैं, कोई पार्टी नहीं है मिनिस्ट्री बनाने के लिए, तब ये प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसएग्रीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसएग्री करता है, तभी ये क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल लगाएगा। Internal subversions where example the government is deliberately acting against the constitution and the law or is fomenting the violent revolt, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी बन के आया, इंटरनल सबवर्जन मतलब अपने हिसाब से कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट रूल लगाएगा। फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर द गवर्नमेंट willfully refuses to discharge its constitutional obligations endangering in the सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये सारे चीज़ों में प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर तरीके से लगेगा। और इम्प्रॉपर तरीके से क्या होगा कि वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइन और डिसमिस ऑन अ लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली एंड द गवर्नर रिकमेंड्स इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब तुरंत ही, मतलब कोई पार्टी अगर मिनिस्ट्री रिजाइन करता है, डिसमिस करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, तो दूसरे पार्टी जो भी उनको तो पूछना चाहिए ना, तो गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करेगा, तभी प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। Where the governor makes his own assessment of the support of a ministry in the assembly and recommends imposition of president rule without allowing the ministry to prove the majority on the floor of the assembly, मतलब दूसरे जो भी गवर्नमेंट है उसको मेजोरिटी प्रूफ करने का मौका ही नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब गवर्नर मेक ओन असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री इन द असेंबली, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देगा। तो वेयर द रूलिंग पार्टी एंजॉइंग
Majority support in the assembly has suffered a massive defeat in the general elections of Lok Sabha as in 1977 in 1980। ये सारे जो हम लोगों ने अभी देखा था, जो इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट ने किया था, जो कांग्रेस गवर्नमेंट हार गया था, फिर जो जनता पार्टी ने किया था 9 स्टेट में, 9 स्टेट से अपना जो कांग्रेस पार्टी था उसको हटा के अपना अपना जो गवर्नमेंट, अपना जो पार्टी है उसको लाया गया, फिर इसको कांग्रेस ने फिर से दोहराया। यही है डिस्टर्बेंसेस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन्स और फिजिकल ब्रेकडाउन, माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि कोई प्रेसिडेंट रूल किस पे लगेगा, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन में तो कभी नहीं लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इन द माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशंस और करप्शंस अगेंस्ट द मिनिस्ट्री और स्ट्राइजेंट फाइनेंशियल एक्सजेंसेस ऑफ द स्टेट। तो अगर कहेगा कि प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर पे लगता है, ना कि माल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, कभी ये कहता है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई itself except in case of extreme urgency leading to disastrous consequences। ये सारे where the power is used to sort out इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये सारे चीज़ों में इम्प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाता है। ठीक है, तो यही तक था प्रेसिडेंट रूल। अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी देख लेते हैं, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इतना है नहीं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 360 में आता है। ठीक है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू व्हिच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड। ठीक है, फाइनेंशियल थ्रेटेंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड, क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहीं किसी भी पार्ट में हो उसको क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगा। तो मैंने बताया था जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया तभी फाइनेंशियल एक ही बार लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और उतना भी ज़्यादा क्राइसिस नहीं होता तो बच गया था, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला था। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सैटिस्फैक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग financial emergency final and conclusive and not questionable in any court of the any ground, but this provisions was subsequently deleted 44th amendment act of 1970। इसको भी डिलीट कर दिया गया 44th amendment act of 1978 में। और क्या बोला कि इज नॉट अ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, सबको जुडिशियल रिव्यू में लाया गया। ठीक है, किसी को कुछ छोड़ा नहीं। ठीक है, तो पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशंस क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए बोथ द हाउसेस प्रोक्लेमेशंस फाइनेंशियल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश इश्यू। ठीक है, हाउएवर अगर लोकसभा ये फिर नहीं रहे, तो अगर डिजोल्व हो गया तो उसको अप्रूव करने के लिए फिर जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, तो उनके होते तो उस डेट से 30 डेज के अंदर उसको भी फिर से लाया गया, अप्रूव करेगा। ठीक है, और राज्यसभा भी अप्रूव करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मतलब सिंपल चीज़ है कि जो आगे जो हम लोगों ने देखा था नेशनल इमरजेंसी में मेजोरिटी चाहिए होता है, तो इसमें क्या होता है, नो वंस अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडिफिनिट टिल इट इज रिवोक्ड। ठीक है, इंडिफिनिट पीरियड के लिए इसको रखा जाएगा। ठीक है, कोई मतलब ऐसा पीरियड डिसाइड नहीं किया। दिस इम्प्लाइज 2 थिंग्स, क्या 2 थिंग, नो मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशंस, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, नो मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, और रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, रिपीटेडली मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका कंटिन्यूशन के लिए जैसे मान लो अभी लास्ट में प्रेसिडेंट रूल में क्या देखा था हम लोगों ने कि पहले 3 साल के मैक्सिमम पीरियड है, 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है तो आपको अप्रूवल लेना होगा, फिर इसको चेंज करके 1 साल बना दिया। अभी इसमें देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं होता कंटिन्यू पे। ठीक है, ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी एंड दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर हाउस एंड प्रेजेंट। इसमें भी सिंपल मेजोरिटी से भी अप्रूव कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट, ये क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया था और बहुत सारे स्टेट का एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, मैं पहले भी जो भी फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी,
फंडामेंटल ड्यूटीज, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे जब कंप्लीट हुआ था तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अभी ये 4-5 चैप्टर्स अगर कंप्लीट करूँगा तभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तभी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व such canons of financial propriety as may be specified in the directions and such other directions to any state as the president may deem necessary and adequate for the purpose। जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो सेंटर के वो एक्सटेंड कर सकता है स्टेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होता है कि ये दो स्टेटमेंट पूछा गया था कि जो सच डायरेक्शंस में इंक्लूड अ प्रोविजंस रिक्वायरिंग, अगर जरूरत पड़े, रिडक्शंस ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, स्टेट में जितने पर्सन सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट में सबका सैलरीज में, सैलरी और अलाउंस में रिडक्शंस लाया जाएगा अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में। द रिजर्वेशंस ऑफ ऑल मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल, अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो भी रिजर्व मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल है वो प्रेसिडेंट आफ्टर दे पास बाय द लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो वो रिजर्व कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, जो भी स्टेट का फाइनेंशियल मनी बिल है। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस ऑल द क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन यूनियन और द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, सब के लिए लागू हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तब क्या करेगा, सैलरीज रिडक्शन, मतलब अगर जरूरत पड़ता है वो कर सकता है, ठीक है। अलाउंसेस, सैलरीज अलाउंसेस, ऑल क्लास, एनी क्लास पर्सन सर्विंग इन यूनियन स्टेट में, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी है सारे के सब के क्या कर रिडक्शन कर सकता है। ये सारे अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार दो देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस 1991 में एक ही बार हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट at any time by a subsequent proclamation, such a proclamation does not require the parliamentary approval, कोई पार्लियामेंट के अप्रूवल नहीं चाहिए होता, प्रेसिडेंट ही रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्रिटिसिज्म देख लो, क्या क्या क्रिटिसिज्म था। तो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड, कि इमरजेंसी प्रोविजन का क्या क्रिटिसिज्म था, जो फेडरल जैसे हम लोगों ने देखा था कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होके यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको ही बोला कि फेडरल कैरेक्टर जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है। यूनियन विल बी ऑल पावरफुल, ठीक है। द पावर्स ऑफ द स्टेट, बोथ द यूनियन एंड द यूनिट्स will entirely be concentrated in the hand of the union executive, सारे स्टेट के पावर सब चीज़ें यूनियन के पास चला जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट विल बिकम अ डिक्टेटर, प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास रहता है और लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नॉलिफाइड, सारे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म कर देते हैं स्टेट का। फंडामेंटल राइट्स विल become meaningless and as a result of the democratic foundations the constitution will be destroyed, ठीक है। सारे चीज को जैसे हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 358 में क्या था, आर्टिकल 19 में जितने हैं सारे जितने फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या करेगा, नॉलिफाइड कर देगा, मतलब सब मतलब सबको डिसमिस कर देगा फंडामेंटल, तभी कोई काम नहीं आएगा। आर्टिकल 358 में ये दिया हुआ है और आर्टिकल 359 में क्या दिया हुआ है, जितने फंडामेंटल राइट्स है, ये तो आर्टिकल 319 के लिए है आर्टिकल 358, और आर्टिकल 359 में एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 सारे फंडामेंटल राइट मतलब आपको नहीं मिला है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने अभी आर्टिकल्स है। आर्टिकल 352 में क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये सारे। ये देखिए आर्टिकल 358 में क्या था, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 में जो भी प्रोविजंस है इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाते हैं, और आर्टिकल 359 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सब क्या होता है, सस्पेंड होता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। प्रोविजंस फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 56
60 एंड 52। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखना, तभी आप लोगों को भी मतलब हेल्प मिले चीज़ों को याद रखने में, या फिर क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो आपको मतलब दिक्कत ना आए चीज़ों को बनाने में, ठीक है, एलिमिनेट करने में। एक बार रीड कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। तो बस यहीं तक था। और मैंने बताया कि ज़्यादा उसके बाद भी, इसके बाद भी एक पॉइंट था, एक टेबल था, वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। क्यों वो मैंने नहीं डाला, कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसमें मैंने बताई दिया कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा लगा था 10 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल। और असम में कितने बार, असम में 4 बार मिनिमम लगा था दिल्ली में, एंड JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में एक बार, ठीक है, यही पूछेगा। और मणिपुर के बाद आप सेकंड हाईएस्ट कह सकते, यूपी 9 बार लगा है, ठीक है, यही पूछेगा। इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा कि मिनिमम कितने बार लगा था। एक बार, असम में 4 बार, मणिपुर में 10 बार हाईएस्ट, और यूपी में सेकंड हाईएस्ट 9 बार, ठीक है। यही तक था जो इमरजेंसी प्रोविजन है। होप करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप लोग ना अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल को, मेरा वीडियोस को, ताकि आपका सपोर्ट मिले। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे मतलब एक होता है ना कि मोटिवेशंस होता है कि आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरा भी मोटिवेशंस बनेगा कि हाँ जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊं। तो एक दो दिन डिले हो जाता है, ताकि सब कुछ स्टडी करके फिर PPT बना के फिर क्लास लेने में, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आया, क्लास अच्छा लगा हो। प्लीज़ यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं करता, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी भाई बंधु बहन है सारे सबके साथ शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सेंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशंस है वो करेंगे, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद पार्लियामेंट करेंगे, ठीक है। आप सभी को ये 2 चैप्टर्स पहले से रीड कर लेना, एक मतलब थ्रू रीड करना है। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट आप लोगों को रट्टा मारना है, ऐसा रट्टा मत मारना, रीड करना, ताकि जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स लाऊं, ठीक है। करंट अफेयर्स वीकली, डेली नहीं, वीकली, हफ्ते में एक बार, मतलब मंडे से लेकर संडे सैटरडे तक जितने होता है, तो संडे को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ अभी असम के DME, APDCL, ठीक है, और जो भी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम से सारे लिए MCQs लेके आऊँगा। तो ये जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मतलब 3 जो मैं शेड्यूल बना वो कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो, जो भी प्रिपरेशन करो उनको भी हेल्प हो, और मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने जो प्रिपरेशन है उसके साथ अच्छे से वक्त बिताइएगा, अपने प्रिपरेशन को प्यार कीजिएगा, मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढिएगा, बाहर कोई मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन बाहर का कोई होता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।